Hey guys, what's up? My name is Shadul Khanuri and I'm a graduation student. So, I want to be a physics teacher in my future, and that is why I'm here with this lecture series of physical thermodynamics for degree students. So, as you can see, here the reference book I'm using is Heat and Thermodynamics by Mark Zemsky and Richard H. Ditterman. So, without further ado, let's get going. So, guys, let's get going with the seventh lecture. अब लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लॉसियस केपरियन इक्वेशन। अब ग्लॉसियस केपरियन इक्वेशन के मैं आपको इसमें दो मेथड बताऊंगा डिराइव करने के। दोनों में से जो आपको ज़्यादा पसंद आए वो ज़्यादा इजी रहेगा, बट दोनों सीखने ज़रूरी है, स्किप मत करना प्लीज वीडियो। सो फर्स्टली हमको क्या पता है कि ड्यूरिंग अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम चेंज, प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे खुद से जा सकते हैं, क्योंकि ये देखो वॉल्यूम और एंट्रोपी चेंज हो सकते हैं उस दौरान, क्योंकि देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, पहले अगर आप सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हो तो पहले टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिर लिक्विड में आके क्या दूर दूर हो जा रहे हैं, तो दूर दूर होने का मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है। ऐसे ही आप गैस में भी देख सकते हो, या कभी गैस फिर लिक्विफाई हो सकती है या गैस सॉलिडिफाई हो सकती है जब सब्लिमेशन होता है। ओके, नाउ प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये चीज बहुत जरूरी है आपको याद रखनी कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर हम किसी का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स करते हैं किसी भी उसका सब्सटेंस का, तो वो विद रिस्पेक्ट टू अ प्रेशर फिक्स होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर दोगे तो प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो पीटी डायग्राम पे एक स्पेशल पॉइंट पे आएगा उसका, ये बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन कर्व वगैरह, ये सब आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। अब हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। ओके, लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इनिशियल फेज, मतलब इनिशियल फेज आई है। इनिशियली अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैं आइस को लिक्विफाई होने का प्रोसेस का फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, पर ये अप्लाई हर किसी पे सिमिलरली होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले मैंने मान रखे एन नॉट है टोटल इनिशियल फेज, और वो सबके सब इनिशियल फेज में शुरू में। अब इनिशियल एंट्रोपी ऐसा ही होगी, इनिशियल वॉल्यूम भी आई होगा। अब देखो, अगर ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा ना, फाइनल स्टेट में जो लिक्विड है हमारे एग्जांपल में, ठीक है, तो अगर हम देखो अब अचानक से तो वो बिल्कुल सारा लिक्विड से सारा वो नहीं होगा ना, ये सॉलिड से लिक्विड थोड़ी बनेगा एकदम से, तो वो बीच में ऐसा होगा कि ऐसा स्टेजेस आएंगे जिस समय धीरे धीरे पहले लिक्विड उसमें बढ़ेगा, पहले लिक्विड अपीयर होना शुरू होगा, उसके बाद लिक्विड उसमें बढ़ेगा और वो जो सॉलिड आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मान के चलो अगर आप एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये लग रहा होगा बीच में, पर बीच में नहीं होगा, रैंडम पॉइंट है। अगर आप इस रैंडम पॉइंट पे उस प्रोसेस के ये जानना चाहते हैं कि एंट्रोपी क्या होगी, तो वो टोटल क्या होगी, वो दो टर्म्स के मिलके बनेगी। देखो ये एस एंट्रोपी टोटल एक रैंडम पॉइंट पे दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होगी। अब एक्स वो है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फेज चेंज कर चुके हैं, फाइनल फेज में आ गए हैं, ठीक है, तो उनकी एंट्रोपी ये होगी जितने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक्स पार्ट जो है एन नॉट का मल्टीप्लाई में, तो एक्स एन नॉट का एक्स पार्ट है जो एस एफ एंट्रोपी अचीव कर चुका है, मतलब फाइनल फेज में पहुंच चुका है। और ये जो एन नॉट का वन माइनस एक्स वाला पार्ट होगा, मतलब एक्स में से जो छूटे तो वो क्या होंगे, वो भी इनिशियल ही फेज में है, तो उन पे इनिशियल एंट्रोपी ही होगी। ओके, सिमिलरली वॉल्यूम पे अगर आप ऐसा करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको इस एक्सप्रेशन से या नीचे पे, सिमिलर दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। अब हम एक और assumption ले रहे हैं यहाँ पे, इफ द चेंजेस टेक प्लेस रिवर्सिबली। टेक प्लेस रिवर्सिबली का मतलब क्या होगा, अगर आप कोई भी जैसे कोई भी वो करते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं, तो आप उसका वो नॉर्मली स्पीड से होती है और उसके ग्राफ थोड़ा रैंडम से होते हैं। अब देखो अगर आपको इसमें नॉर्मली हम प्रोसेस क्या यूज करते हैं कि जो आपके पास आप एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करोगे ग्राफ पे से छोटा सा, जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, उसके बाद उसको मानोगे डी कुछ भी, मतलब डिफरेंशियल पार्ट होगा, डी एस डी एक्स कुछ भी होगा, यहाँ पे हम एच ले रहे हैं तो ठीक है डी एच होगा। अब आपके पास जब आप किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल कंसीडर कर देते हो, उसके बाद एक फ्रीडम आती है कि जो आपका ग्राफ होता है ना बहुत आइडियल हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत स्ट्रेट है, तो अगर आप यहाँ पे डी एच एलिमेंट कंसीडर करो छोटा सा,
तो आप इस ds को कितना भी और डाल सकते हो, क्योंकि आपको देखो बस ये कंडीशन होती है कि इसमें जो पॉइंट होता है ना, यहाँ ये जो सॉरी ये जो पार्ट होता है इन दो जो हमने कंसीडर किया होता है, वहां पे टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप क्या, तो पूरे में कांस्टेंट है तो आप पूरा ही ले लो, मगर आप जब बड़े इंटरवल लेते हैं तो हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर डी की जगह डेल्टा एच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, अब ये कहाँ से आया, अब फर्स्ट सॉरी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको पता है डी एच इक्वल्स क्या होता है, टी डी एस प्लस वीडीपी। अब डीपी वाला टर्म तो घट जाएगा ना, क्योंकि देखो आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट है। अब टीडीएस हो जाएगा, तो टीडीएस की जगह टी, ये डीएस की जगह डेल्टा एस आ जाएगा और डीएच की जगह डेल्टा एच आ जाएगा। देखो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, टी प्लस डेल्टा एस, वो ये क्या फाइनल माइनस इनिशियल। फर्दर अब अगर जो एंथैल्पी है उसमें मोलर चेंज हो रहा है, मतलब पर मोल चेंज हो रहा है, तो जो एंट्रोपी होगी उसमें भी तो मोलर ही चेंज होगा ना, ये सिंपल सी बात है ना। पर मोल में चेंज होकर एंथैल्पी में होगा, तो एंट्रोपी में भी पर मोल में ही चेंज होगा। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उससे हमको ये पता है कि डी जी इक्वल्स क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम जानते हैं कि हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू del G over del T at constant pressure और V equals del G over del P at constant temperature। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तो ये जो दोनों गिब्स फंक्शन के डेरिवेटिव है फर्स्ट, तो मतलब इसके जो गिब्स फंक्शन के पहले फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स है ना, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट किया हुआ है ना। तो ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये दोनों डिफाइंड नहीं है। ये दोनों देखो क्योंकि डेल्टा टी है वो जीरो है, डेल्टा पी भी जीरो है, तो ये नॉट डिफाइंड जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसके दो प्रॉपर्टीज आ गए, ठीक है। जो पहला वाला क्या था, देयर इज अ चेंज इन मोलर सॉरी देयर इज अ चेंज इन मॉलिक्यूलर एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ठीक है। एंड सेकंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ मोलर गिव्स फंक्शन चेंज डिसकंटिन्यूअसली। देखो ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, तो किसी भी पीटी डायग्राम पे अगर आपको ये दोनों ये चीजें होती हुई दिखे, मतलब है कि वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को ठीक से देख सकते हैं, जो यहाँ पे चार ग्राफ बनाए हुए हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसके टाइम पे डिसकंटिन्यूअस जा रही है। पहला तो ये मोलर गिव्स फंक्शन है, ये पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे अचानक से पाइक है या अचानक से ड्रॉप है या अचानक से पाइक है, देखिए फिर वही है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और जो सीपी है क्रिटिकल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी देखो यहाँ पे इन्फिनिटी जा रही है, मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं वो इन्फिनिटी जा रही है। नाउ फॉर द सेकंड टीडीएस इक्वेशन, अब सेकंड टीडीएस इक्वेशन हमको पता है ये होती है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये वेरिएबल्स चेंज किए गए हैं, आप आराम से इसको इतना रिड्यूस कर सकते हैं। पर मेन पॉइंट क्या है कि dt और dp दोनों जीरो है, क्योंकि दोनों में चेंज नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगी टोटल जीरो। लेकिन जो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है उसमें अगर हम जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो जो P है ना प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। जो प्रेशर हम उस पर रखते हैं तो वो कांस्टेंट होता है, और वो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर क्या रखा है ना। एक सेट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर केवल हमारा कोई बॉइलिंग पॉइंट या उसको डिफाइन कर सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या ये जो सब्लिमेशन जहाँ पे 0.4 है, तो वो हमको टेम्परेचर, हम जब टेम्परेचर फिक्स करते हैं तब प्रेशर फिक्स होता है, और इसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। तो जो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इट इज फ्री फ्रॉम वॉल्यूम, तो ये सिंगल वेरिएबल के टेम्परेचर पे डिपेंड करे, इसलिए डीपी और dt सीधे सीधे हो जाएगा, है ना। सीधा सीधा डीपी और dt हो जाएगा, और सिंपली हमको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो dv इज इक्वल टू डेल्टा v और ds इज इक्वल टू डेल्टा s हो जाएगा, और cv dt वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि dt जीरो है, ठीक है। अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करने के बाद हमने यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है dp ओवर dt इक्वल टू हो जाएगा sf माइनस si अपॉन vf माइनस vi। अब ये hf माइनस hi अपॉन t इंटू vf माइनस vi कहाँ से आया, हमने ये इक्वेशन निकाल थी ना, ये देखो हमने ये इक्वेशन यहाँ पुट की, हमने इक्वेशन यहाँ पुट की, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये तो था फर्स्ट मेथड जिससे हमने
ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन डिराइव की। सेकंड मेथड क्या है कि फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का हमको, जिस समय मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस पे डिस्कस की थी, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशियल और फाइनल स्टेट में इक्वल होती है। ओके, सो अब क्या होगा अगर हम टी प्लस, अगर हम जो वो है हमारे पास, ये जिस पॉइंट पे हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम dt और dp शिफ्ट करें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगी। ओके, ताकि जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेम रहने के लिए वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगी। ठीक है, तो dg प्लस उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया इनिशियल वाली में, वो dg आ जाएगा, dgi हो जाएगा इनिशियल में, और फाइनल में dgf हो जाएगा। अब gi और gf तो इक्वल है, तो ये दोनों कट गए, तो dgi इक्वल टू dgf हो जाएगा। अब जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उससे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो फिर रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास फाइनली सेम कंक्लूजन आया। सो आई होप जो भी मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे कमियां क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, माय लव, पीस।